हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुशवाहा लक्ष्य एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लक्ष्य मंत्रा पर एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम अपनी क्वेश्चन आंसर की जो हमारी सीरीज है उसमें अब हम जो है आधुनिक भारत से संबंधित जो प्रश्न है उनको लेकर आए हैं। हालांकि जो पेट के एग्जाम है उसमें जो है आपका जो स्वतंत्रता संग्राम है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो गया है, क्योंकि 5 नंबर के जो क्वेश्चन है आपके वो स्वतंत्रता संग्राम से आए, इसलिए जो है आधुनिक भारत अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हम इसकी शुरुआत जो है वो विदेशी कंपनियों के आगमन से स्टार्ट करेंगे, जिसके तहत जो है पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी इन जो कंपनी का जब भारत में आगमन हुआ था तो हम वहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे, ताकि और साथ में जो है इस टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है वह है आपकी इसमें सुमेलित करने के लिए दिया गया है, और इसमें यह है कि आपका कौन सा जो यात्री है वह किस देश से आया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत जो आने वाला जो पहला विदेशी या यूरोपीय कंपनी थी वो आपके पुर्तगाली थे, जो भारत में सबसे पहले आए थे। और भारत आने वाला पहला जो पुर्तगाली था वह था वास्को डी गामा, जो कि 1498 में जो है कालीकट पहुंचा था। और कहा जाता है कि उसने जो है अब्दुल मजीद या यजीद नाम का एक गुजराती व्यापारी थी, उसकी सहायता से वो कालीकट पहुंचा था। और तो इस तरह से जो समुद्री यात्री की अगर देखें तो वास्को डी गामा जो है वह किस देश का निवासी हो गया, तो वास्को डी गामा जो है वो आपका पुर्तगाल का हो गया। दूसरा बात आता है कि क्रिस्टोफर कोलंबस की बात आती है। तो देखिए क्रिस्टोफर कोलंबस जो कि स्पेन का वासी था, जिसने अमेरिका की खोज की थी, तो कोलंबस जो है वो आपका स्पेन का हो जाएगा। इसी तरह से जो तीसरा नाम आता है कैप्टन कुक का, तो कैप्टन कुक किस देश के निवासी, तो इन्होंने क्या किया, न्यूजीलैंड की खोज की थी। तो आपका जो है कैप्टन कुक हो जाएंगे ग्रेट ब्रिटेन। इसी तरह से जो तस्मान, ऑस्ट्रेलिया के पास एक द्वीप है तस्मान, उसकी तो तस्मानिया एक द्वीप है, उसकी खोज जो है तस्मान ने की थी, तो ये आपके हॉलैंड के थे। तो इस तरह से जो पहला क्वेश्चन है जो उसका आंसर होगा वो आपका बी होगा। ठीक है, यानी कि जो सेकंड है वो वाला सही होगा। वास्को डी गामा जो कि 1498 में भारत पहुंचा था, पुर्तगाल का था। कोलंबस जिसने 1492 में अमेरिका की खोज की थी वह स्पेन का था। इस तरह कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन के थे और तस्मान जो है वो आपके हॉलैंड के थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था। तो देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि भारत आने वाले जो पहले यूरोपीय थे वो आपके पुर्तगाली थे, क्योंकि भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए। पुर्तगालियों के बाद जो यूरोपीय है वो थे आपके डच, जो नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी होते हैं। डचों के बाद जो है फिर आपका अंग्रेज आए। अंग्रेज के बाद जो है आपका डेनिश आए, और डेनिश जो कि डेनमार्क के निवासी हैं। और डेनिश के बाद जो है आपके फ्रांसीसी आए। हालांकि एक और व्यक्ति थे जो फ्रांसीसियों के बाद आए थे, स्वीडिश। तो जब तक आपसे स्वीडिश के बारे में न पूछा जाए तब तक जो है आप ये मान के चलेंगे जो फ्रांसीसी हैं वो सबसे अंत में आने वाले यूरोपीय हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले जो है आपका पुर्तगाली आए थे, और पुर्तगाली जो है कहाँ पे आए थे, कालीकट में आए थे। कालीकट जो कि मालाबार तट पे यानी पर स्थित है। और मालाबार तट किस राज्य के तट को कहा जाता है, तो केरल के तट को जो है मालाबार तट कहा जाएगा। अगर आप देखेंगे तो भारत का जो तटरेखा है, भारत की जो तटरेखा अगर आप देखेंगे उसमें आपको दिखेगा कि गुजरात से हमारी समुद्री रेखा स्टार्ट हो गया, और जो हमारा ये जो केरल का जो तट है ये आपका क्या है, यही आपका मालाबार तट के नाम से जाना जाता है, जो कि केरल राज्य है। उसी तरह से जो तमिलनाडु का तट है वो आपका कोरोमंडल का तट कहलाएगा, गोवा का तट कोंकण का तट कहलाएगा, कर्नाटक का जो तट है वो कन्नड़ तट के नाम से जाना जाता है। तो हमारा जो ये वाला हिस्सा है ये आपका मालाबार तट है। यहाँ पे जो है आपका कालीकट स्थित था, जहाँ के शासक जमोरिन थे जिन्होंने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। लेकिन बात आती है कि सबसे पहले उन्होंने प्रथम दुर्ग का निर्माण कहाँ किया। प्रथम दुर्ग है और साथ में किसी यूरोपीय द्वारा बनवाया गया पहला जो दुर्ग है वह भी आपका यही दुर्ग है। तो उन्होंने सबसे पहले जो अपना दुर्ग स्थापित किया था वह आपका कोचीन में किया था, क्योंकि पुर्तगालियों का जो पहला जो संकेंद्रण था तो वह आपका कोचीन में था। तो इसलिए जो है पुर्तगालियों ने अपना पहला जो दुर्ग है वो आपका कोचीन में स्थापित किया था। तो आप ध्यान रखेंगे कि पुर्तगालियों का पहला दुर्ग कोचीन में है। साथ में ये भी ध्यान रखेंगे कि किसी भी यूरोपीय शक्ति द्वारा बनाया गया पहला जो दुर्ग है वो भी आपका कोचीन में। फिर इसमें एक जगह और दिया हुआ है गोवा। गोवा भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेस है। ठीक है, 1510 में क्या हुआ था कि जो पुर्तगाली गवर्नर थे अल्फांसो डी अल्बुकर्क, उन्होंने बीजापुर के जो सुल्तान थे यूसुफ आदिल शाह, उनसे गोवा को जीत करके जो है उस पर कब्जा कर लिया। तो ये चीजें आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है और इसमें पूछा गया कि जो पांडिचेरी है जिसे वर्तमान में पुदुचेरी के नाम से जाना जाता है, वह उससे संबंधित कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उनमें से कौन से सही कथन है उन्हें बताना है। तो हमें केवल जो राइट स्टेटमेंट है
या करेक्ट स्टेटमेंट है उनके बारे में बताना है। पहला है कि पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी, पहला आपका ऑप्शन हो गया। दूसरा है पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी है। तीसरा दिया है कि अंग्रेजों ने कभी पौंडीचेरी पर कब्जा नहीं किया। तो देखिए अब इसमें दे दिया कि पौंडीचेरी पे कभी कब्जा ही नहीं किया, बड़ा ही दावे के साथ किया जा रहा है कि कभी कब्जा ही नहीं किया, जबकि हम जानते हैं कि जब अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य जब कर्नाटक युद्ध हुए तो उनमें जो है अंग्रेजों ने क्या किया था कि पौंडीचेरी पर कब्जा कर लिया था। तो यानी कि जो तीसरा ऑप्शन है वो गलत है और इसको एलिमिनेट करते ही जो है आपका राइट आंसर आ जाता है, लेकिन केवल एक, यानी कि पौंडीचेरी पे कब्जा करने वाली जो पहली यूरोपीय शक्ति है वह पुर्तगाली थी। इसके बाद जो है फिर आपका डचों ने कब्जा किया, फाइनली जो है यह लंबे समय तक जो है फ्रांसीसियों के कब्जे में रहा। और अगर आप देखेंगे तो पौंडीचेरी जो है वो भारत को 1954 में मिला, यानी कि 1954 में जो है पौंडीचेरी का विलय भारतीय संघ में। अगला क्वेश्चन, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो अब यहाँ पे पूछा जाता है जो हुगली है आपका बंगाल में जो है उसको किसने लूटपाट के लिए अड्डा बनाया था? तो देखिए समुद्री लुटेरे के रूप में जो फेमस थे वो आपके पुर्तगाली ही थे। प्रारंभ में जो पुर्तगाली थे उनकी नौसेना बहुत ही स्ट्रांग थी। उन्होंने हिंद महासागर में एक पॉलिसी स्टार्ट की थी, कार्टर्स व्यवस्था, और साथ में उनकी एक पॉलिसी थी अरमेडा काफिला व्यवस्था। उनकी दो व्यवस्थाएं जो हैं वो आपका हिंद महासागर में प्रचलित थी। अब इसमें होता क्या था कि जो कार्टर्स व्यवस्था है इसमें क्या होता कि पुर्तगालियों को पुर्तगाली जो है वो व्यापारिक अनुमति प्रदान करते थे, यानी कि जिन्हें भी समुद्र के माध्यम से व्यापार करना होता था उसके लिए जो है उन्हें पुर्तगालियों से अनुमति लेनी होती थी। यहाँ तक कि अकबर और कृष्णदेव राय जैसे जो बड़े बड़े शासक हैं, महान शासक हैं, उनको भी पुर्तगालियों से अनुमति लेनी पड़ती थी। तो जो कार्टर्स अगर जिनके पास नहीं होता था तो उनके जहाज़ों को जो है जो पुर्तगाली थे वो लूट लिया करते थे। तो समुद्री लूटपाट करने का जो काम था वो पुर्तगालियों के द्वारा किया जाता था। साथ ही अगर हम देखें अरमेडा काफिला व्यवस्था क्या है, तो जैसे उसमें बहुत सारे समुद्री लुटेरे थे, तो जब पुर्तगालियों को टैक्स वगैरह दे दिया जाता था तो पुर्तगाली जो है जिनको उन्होंने संरक्षण अनुमति दिया होता था उनकी सुरक्षा का दायित्व पुर्तगालियों के पास होता था। तो पुर्तगालियों की जो नौसेना था जिसमें बहुत सारे हथियारबंद सैनिक हुआ करते थे वह उसकी रक्षा के लिए उसके चारों तरफ अपने जहाज लेके जाते थे, जिसे अरमेडा काफिला व्यवस्था कहा जाता था। तो हिंद महासागर की जो व्यापार उसको कंट्रोल करने के लिए पुर्तगालियों ने जो है कार्टर और अरमेडा व्यवस्था चलाया था। ठीक है, जो नहीं अनुमति लेता था उसको जो है पुर्तगाली लूट लेते थे। इसीलिए जो है आंसर जो है चौथे का वो होगा पुर्तगीज या पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है? तो ब्लू वाटर पॉलिसी की बात की जा रही है कि किस गवर्नर जनरल की जो है या किस पुर्तगाली गवर्नर की जो नीति है वो आपका ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। इसमें चार ऑप्शन दिया है। पहला दिया है डी अल्मीडा, जिनका पूरा नाम फ्रांसिस्को डी अल्मीडा है, जो कि भारत में आने वाले पहले पुर्तगाली गवर्नर है। 1505 में ये पुर्तगाली गवर्नर के रूप में नियुक्त होंगे। दूसरा है अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जिन्हें पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तीसरा नाम दिया है डुप्ले, जो कि फ्रांसीसी गवर्नर है। फ्रांसीसी जो कंपनी भारत में आई थी उसका सबसे महान जो गवर्नर माना जाता है भारत में वो डुप्ले था, और डुप्ले ही वो व्यक्ति था जिसने सहायक संधि प्रारंभ की थी, लेकिन इसको अच्छी तरह से जो इम्प्लीमेंट करने का जो कार्य है वो आपका लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। और रॉबर्ट क्लाइव ही वो व्यक्ति है जिसके कारण भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हो गया। ठीक है, स्थापित होगा, क्योंकि जिस समय प्लासी का युद्ध हुआ उस समय जो है ये गवर्नर था बंगाल का, और रॉबर्ट क्लाइव इतना बुद्धिमान था कि इसको जो है अंग्रेजों की चालाक लोबी भी कहा जाता है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया हुआ है कि पहला जो अब देखते हैं क्वेश्चन जो है उसमें आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है, क्वेश्चन जो है वो आपका है ब्लू वाटर पॉलिसी किससे संबंधित है? तो ब्लू वाटर पॉलिसी जो है या जिसको शांत जल की नीति कहते हैं, इसका संबंध जो है वो आपका फ्रांसिस्को डी अल्मीडा से है, जो कि आपका जो कि आपका पुर्तगालियों के पहले गवर्नर थे। बाकी जब अल्बुकर्क आएंगे तो वो ब्लू वाटर पॉलिसी को चेंज कर देंगे। अगला है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने प्रारंभ की? तो ज्वाइंट, अगर हम बात करें कि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी जो या ज्वाइंट में जो मिलके जो है यानी कि सहकारिता के आधार पे अगर किसी ने कंपनी स्टार्ट की तो वह किसने किया? उसमें हम देखते हैं चार ऑप्शन है, पुर्तगीज, डच, फ्रेंच और डेनिश। तो जो डच थे, जो कि भारत आने वाले दूसरे यूरोपीय थे, जो कि 1602 में भारत में आए थे, उनकी जो व्यापारिक व्यवस्था थी वह सहकारिता पे आधारित थी, यानी कि संयुक्त पूंजी पर आधारित थी, जिसके लिए एक शब्द प्रयोग किया गया है कार्टल। तो डचों की जो व्यापारिक व्यवस्था है उसके लिए कार्टल शब्द का प्रयोग किया गया, जबकि पुर्तगीज के लिए कार्टल शब्द का प्रयोग किया गया। तो जो संयुक्त पूंजी जो आरंभ किया गया था वो डचों के द्वारा किया गया था।
और डचों से संबंधित जो पॉइंट, एक दो पॉइंट और है कि जो इन्होंने एक सिक्का बहुत फेमस चलाया था सोने का, जिसको पैगोडा के नाम से जाना। तो डचों द्वारा जो सिक्के चलाए गए थे वो पैगोडा थे। एक और पॉइंट है इनके बारे में कि डचों का अंग्रेजों से एक युद्ध हुआ था 1759 में, बहुत ही निर्णायक युद्ध माना जाता है, जिसे बेदरा का युद्ध कहा जाता है। और इस युद्ध में पराजित होने के बाद ही जो है भारत में डचों की जो शक्ति है वह समाप्त हो गई। और एक पॉइंट है कि जैसे बात हम करते हैं कि भारत में पुर्तगाली क्यों आए थे, तो आपको पता है कि भारत का यूरोप के साथ मसालों का व्यापार था, लेकिन जब 1453 में कुस्तुनतुनिया पर जो है जो उस्मानिया तुर्क है या जो हम ऑटोमन साम्राज्य कहते हैं, उसने जब कब्जा कर लिया तो एशिया और यूरोप का व्यापार प्रभावित हुआ, जिसके कारण जो है समुद्री जलमार्ग की खोज की गई। तो मेनली जो खोज किया गया था वो मसालों के व्यापार के लिए किया गया था, क्योंकि कहा जाता है कि जब वास्को डी गामा भारत आया, जब वह वापस गया तो यहाँ से जब जो मसाले वो खरीद के ले गया था उसको 60 गुना ज़्यादा प्रॉफिट उसको मिला था जब उसने उन मसालों को यूरोप में बेचा था। तो मेनली जो पुर्तगाली यहाँ आए थे वो मसालों के व्यापार के लिए आए थे। लेकिन जब डचों की बात होती है तो डचों के लिए नहीं ऐसा। डचों जो है उन्होंने भारत में मसालों के स्थान पे जो है सूती वस्त्र पर ज़्यादा फोकस किया था, इसलिए जो है भारतीय जो सूती वस्त्र हैं उसको अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में फेमस करने का जो श्रेय जाता है वह डचों को जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा वो डच होगा। अगला क्वेश्चन है कि किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया। जैसा कि आप जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जिसकी स्थापना 1600 में हुई थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हुई थी तो उस समय भारत में जो शासक थे वो अकबर थे, क्योंकि अगर आप अकबर का शासनकाल देखेंगे तो 1556 से लेके 1605 तक का जो कालखंड है में अकबर ने भारत में शासन किया है। तो जब कंपनी की स्थापना हुई थी तो उस समय जो है शासक अकबर थे भारत में, जबकि ब्रिटेन में जो शासिका थी उसमें वो थी एलिजाबेथ फर्स्ट। जैसे प्रेजेंट टाइम में जो ब्रिटेन की जो महारानी है वो एलिजाबेथ सेकेंड है। तो कंपनी की स्थापना के समय जो है आपका एलिजाबेथ जो है वो ब्रिटेन की शासिका थी, भारत के शासक अकबर थे। लेकिन बात यहाँ है कि जब कंपनी ने कारखाना स्थापित किया तब कौन भारत में शासक था। जैसा कि आप जानते हैं कि अंग्रेजों ने सबसे पहला जो अपना कारखाना स्थापित किया था, अस्थायी कारखाना जो स्थापित किया था, वह था आपका 1611 में, जो कि उन्होंने मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था। लेकिन 1613 में अंग्रेजों ने जो है अपना पहला स्थायी कारखाना स्थापित किया था, और वह किया था आपका सूरत में, जो कि आपका गुजरात में है, तापी नदी के किनारे है, डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो सूरत में जो है अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना स्थापित किया, अस्थायी फैक्ट्री। अस्थायी तो उन्होंने 1611 मसूलीपट्टनम में ही कर लिया था, लेकिन अस्थायी फैक्ट्री जो है वो आपका 1613 में है। कभी कभी इस क्वेश्चन को घुमा के भी पूछ देता है कि उत्तर भारत में उन्होंने सबसे पहले कब फैक्ट्री स्थापित की, तो उत्तर भारत की बात करेगा तो भी 1613 सूरत ही होगा, और दक्षिण भारत की बात करेगा तो 1611 में मसूलीपट्टनम में। लेकिन अस्थायी फैक्ट्री उन्होंने कब स्थापित की पहली, तो 1613 सूरत होगा। अब अगर हम इसमें शासन, चूंकि पूछा जा रहा है कि इसमें शासन किसका था, तो अगर हम अकबर का शासन हमने बताया कि 1556 से लेके 1605 है, तो अगर यह क्वेश्चन होता कि कंपनी की स्थापना हुई थी उस समय भारत का शासक कौन था, तब तो अकबर हो जाते। लेकिन क्वेश्चन है कि पहला कारखाना जब स्थापित हुआ उस समय शासक कौन था, तो हम देखते हैं कि जो जहांगीर है, जिनका शासनकाल 1605 से लेकर 1627 है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह जहांगीर होगा, क्योंकि इन्हीं के शासनकाल के दौरान है जो है पहला कारखाना स्थापित किया गया। वहीं अगर शाहजहां का शासनकाल देखेंगे तो 1627 से लेकर 1658 हो जाएगा, और इनका जो शासनकाल है वो 1658 से लेकर 1707 हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसका आंसर जहांगीर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की। तो अभी जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया, तो इसलिए जो है इसका जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में देंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था। तो देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि जो पुर्तगीज थे वो बहुत ही पावरफुल थे प्रारंभ में, और जिस समय भारत के आने के जल मार्ग की खोज किए थे उस समय जो सबसे पावरफुल यूरोपीय कंट्रीज थे वो थे आपके पुर्तगाल और स्पेन। आगे चल के जब जो है डेवलपमेंट, क्योंकि चलता रहता है, जो शिखर पे है वो कभी ना कभी तो डाउन होगा ही, नई शक्तियाँ आती हैं। तो फिर जब यूरोप में नई शक्तियाँ आनी शुरू हुई, जिसमें फ्रांस का नाम आता है, ब्रिटेन का नाम आता है, तो उस समय एक युद्ध हुआ 1611 के आसपास में, जिसमें जो ब्रिटिश बेड़ा था उसने क्या किया कि पुर्तगालियों को जो पुर्तगाली नौसेना है उसको बहुत ही निर्णायक तरीके से हरा दिया था। ठीक है, तो यह जो काम किया गया था वह हुआ था थॉमस बेस्ट के द्वारा। जो थॉमस बेस्ट जो इनका कमांडर था उसने जो है स्वाली में पुर्तगीज को हरा दिया था। अब देखिए यहाँ पे इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट भी पड़ा,
क्योंकि जब आप देखते हैं कि जब हम बात करते हैं कि पहला अंग्रेज दूत कौन था, तो हम लोग कहते हैं कि पहला जो अंग्रेज दूत था वो विलियम हॉकिंस था, जो कि 1608 में आया था। और यह किसके दरबार में आया था, तो आप जानते हैं कि यह जहांगीर के दरबार में आया था। और जहांगीर से बहुत ज़्यादा प्रभावित भी हुआ था, क्योंकि यह तुर्की भाषा बोलता था, और जो मुगल हैं उनकी जो मातृभाषा है वो तुर्की है। हालांकि मुगलों की जो राजकीय भाषा है वो फारसी है, लेकिन उनकी जो मातृभाषा है वो तुर्की थी। तो ये चूंकि तुर्की बोल सकता था, इसलिए जो है जहांगीर बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। फिर जो है इसको 2-3 उपाधियां भी देता है, जैसे इसको फिरंगी खां और इंग्लिश खां की उपाधि दे देता है, 400 का मनसबदार भी देता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो मुगल नौकरशाही है उसके लिए मनसब का प्रयोग किया जाता है, मनसबदारी व्यवस्था की, तो उनको मनसब भी बना दिया जाता है, 400 का मनसब भी दे दिया जाता है। लेकिन जब यह व्यापारिक अधिकार की बात करता है, व्यापारिक छूट की बात करता है, तो जहांगीर जो है वो इनकार कर देता है। रीजन क्या था, क्योंकि जो पुर्तगाली थे वो इसका विरोध करने लगते हैं, और उस समय चूंकि पुर्तगाली जो है उनका वर्चस्व था आपका समुद्री व्यापार में पूरी तरह से, तो कोई भी जो स्थलीय शक्ति थी, चाहे वो मुगल ही क्यों ना हो या कृष्णदेवराय जैसे महान शासक ही क्यों ना हो, वह पुर्तगालियों की इस शक्ति को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। हालांकि ये लोग स्थल पे बहुत मजबूत हैं, लेकिन समुद्र में इनकी शक्ति जो है वो उनके सामने कुछ भी नहीं थी। तो पुर्तगालियों के विरोध के कारण जो है जहांगीर को अनुमति देने से इनकार करना पड़ता है। आगे चल के जब 1611 में स्वाली में जो है जब पुर्तगालियों को पराजित कर देते हैं, तो इससे जहांगीर भी बहुत प्रसन्न होता है। इसीलिए देखते हैं कि जब 1613 में जो है फिर ये अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित करेंगे, और जब 1615 में सर थॉमस रो आएगा तो उसे आसानी से जो है व्यापारिक अनुमति प्राप्त हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा रोल रहता है। जैसे यहाँ पे थॉमस रो का भी नाम दिया हुआ है, जो कि आपका 1615 में भारत में आएगा, जहांगीर के शासनकाल में ही, जिसे व्यापारिक अनुमति प्राप्त हो जाती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना रही है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे लिया था? अब यहाँ पे बात आती है कि जो बंबई है ईस्ट इंडिया कंपनी ने किससे लिया। तो देखिए यहाँ पे भी वही 4 ऑप्शन है। तो बंबई का सिचुएशन क्या है, तो जैसे कि बंबई की बात करें तो जो बंबई है उसके जो संस्थापक हैं वो औंगियार को माना जाता है। अब बंबई का सीन क्या है, तो बंबई का होता क्या है कि जो 1661 है, 1661 में जो ब्रिटेन के जो राजकुमार थे चार्ल्स द्वितीय, उनका जो विवाह है वो पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ब्रिंगेजा करके नाम है उनका, कैथरीन के साथ हो जाता है। और इस उपलक्ष्य में जो है जो पुर्तगाली थे उन्होंने क्या किया कि बंबई जो है वह चार्ल्स द्वितीय को यानी कि अंग्रेजों को जो है दहेज में दे दिया था। फिर बात आती है 1668 की। जब 1668 आता है तो जो ब्रिटिश सम्राट है चार्ल्स, उन्होंने क्या किया कि 10 पाउंड वार्षिक किराए की दर पे जो है बंबई को जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को लीज पर दे दिया। तो इस तरह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उस बंबई किससे प्राप्त हुआ, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो बंबई है एक तरह से जो है आपका पुर्तगालियों से प्राप्त हुआ, क्योंकि पुर्तगालियों ने जो है दहेज में जो है ये बंबई ब्रिटिश को दिया था। अगला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला है औंगियार, सर जॉन चाइल्ड, सर जॉन गेयर, सर निकोलस पे। तो जैसा कि आपने जानते हैं कि 1686 के आसपास में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने यानी कि अंग्रेजों ने जो है औरंगजेब के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी थी। हुगली में लूटपाट भी किया था, ठीक है, और कुछ जो जहाजी वगैरह थे उनको बंदी भी बना लिया था, जो मुगलों के दास वगैरह थे, मतलब उनके जो नौकर थे उनको। तो इस बात से औरंगजेब बहुत ज़्यादा नाराज हुआ था। फिर उसने जो है इनको दंड देने के लिए जो है एक सैन्य अभियान भेजा, जिसमें ये अंग्रेज जो है वो पराजित हो गया। पराजित होने के बाद इन्होंने माफ़ी भी मांग ली। लेकिन जो है औरंगजेब ने क्या किया था कि एक जो ब्रिटिश गवर्नर था उसको जो है भारत से निष्कासित कर दिया था। वह था आपका सर जॉन चाइल्ड, जिसको जो है औरंगजेब ने भारत से निष्कासित कर दिया। पर निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? देखिए, जो अंग्रेज और फ्रांसीसी हैं उनके मध्य जो है प्रतिद्वंदिता तो यूरोप से ही चली आ रही थी। तो यूरोप में तो वो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे ही, और जब उपनिवेशवाद आया, जब उन्होंने उपनिवेश फैलाना शुरू किया, तो दोनों के हित जो है आपस में हर जगह टकराते रहे। तो इनकी प्रतिद्वंदिता जो है वो न केवल यूरोप में, जहाँ जहाँ भी ये उपनिवेश फैलाने गए, हर जगह जो है इनकी प्रतिद्वंदिता जो थी वो थी। तो इनकी जो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिता तो बहुत लंबे समय से चल रही थी। बहुत लंबे लंबे युद्ध हुए थे इनके बीच में, सप्तवर्षीय हुआ था, शतवर्षीय युद्ध हुए थे, बहुत लंबे लंबे युद्ध हुए थे। तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिता चली आ रही थी। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है वह पूछ रहा है कि तात्कालिक कारण क्या है, ठीक है। तो इसमें चूंकि इमीडिएट कॉज की बात की जा रही है, न कि ये पूछा जा रहा है कि रीजन क्या है। रीजन तो है ही अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की प्रतिद्वंदिता, लेकिन तात्कालिक कारण की बात की जा रही है, तो ये तात्कालिक कारण नहीं होगा।
दूसरी बात है कि ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग। देखिए प्रथम जो कर्नाटक युद्ध है वह ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार की जंग का विस्तार माना जाता है भारत में, लेकिन तत्कालिक रूप से इसको भी नहीं माना जाता है कि भारत में जो है, क्योंकि भारत में अगर आप देखेंगे तो ये नहीं था। दूसरा है कर्नाटक की राजगद्दी का जो भी मामला है वो भी आपका जो है पहला नहीं है, वो सेकंड का मामला है, ठीक है, पहला का मामला नहीं है। अंग्रेजों द्वारा जो है फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण कर लिया गया था, उन पर कब्जा कर लिया गया था, इसी बात को लेकर जो है भारत में जो है अंग्रेज और फ्रांसीसियों में प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था, और इसमें जो है ब्रिटिश की एक तरह से मतलब हार के करीब ही पहुंच गए थे, पराजित हो गए थे लगभग, और यह जो युद्ध है वो एक्स ला सापेल की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। तो अगर आप देखेंगे तो जो प्रथम कर्नाटक युद्ध है उसका तात्कालिक कारण, देखिए मेन कारण तो यह है ही, लेकिन जो तात्कालिक कारण है वो हम ये मानेंगे अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण हुआ था। वैसे तो इनकी प्रतिबद्धता तो हर जगह थी। पहला युद्ध जो प्रथम कर्नाटक युद्ध का, उसका वास्तविक कारण तो ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग ही है, लेकिन तात्कालिक कारण अगर पूछा जाएगा तो आप बताएंगे अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें अब दिया हुआ है कि तो इसमें लिस्ट दिए गए हैं जिसमें आपको युद्ध दिया हुआ है, दूसरे में जो है संधि है, उसका मतलब जो युद्ध हुए हैं उसका डिसीजन क्या रहा है, उसका निर्णय क्या आया है। तो हम देखते हैं कि जो प्रथम कर्नाटक युद्ध है उसकी समाप्ति कैसे हुई, फिर कि तृतीय कर्नाटक युद्ध में क्या हुआ, द्वितीय कर्नाटक युद्ध क्या हुआ, और प्रथम मैसूर युद्ध का क्या हुआ। तो इसमें हम देखते हैं कि जो प्रथम कर्नाटक युद्ध है उसकी जो समाप्ति हुई थी वह एक्स ला सापेल की संधि के द्वारा हुआ है। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है जिसका मूल कारण जो था वह था आपका ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का संघर्ष, जिसके कारण यह युद्ध हुआ, और यह जो युद्ध है वह एक्स ला सापेल की संधि के द्वारा समाप्त हो गया। दूसरा है जो तृतीय कर्नाटक युद्ध है इसकी समाप्ति कैसी हुई, तो जो तृतीय कर्नाटक युद्ध था उसकी जो समाप्ति हुई थी वह आपका पेरिस की संधि के द्वारा हुई थी, जबकि द्वितीय जो कर्नाटक युद्ध था उसकी समाप्ति पांडिचेरी के संधि के द्वारा हुई। द्वितीय कर्नाटक युद्ध क्या हुआ था, तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है इसमें जो है यह एक प्रकार का अनिर्णायक युद्ध माना जाता है, इसमें कोई हारा नहीं जीता। जैसे पहला जो युद्ध था उसमें माना जाता है कि फ्रांसीसियों की विजय हुई, एक तरह से हावी रहे, दूसरे युद्ध में जो है लगभग बराबरी पे खत्म हुआ, और तीसरे युद्ध में जो है फ्रांसीसी जो है वो निर्णायक रूप से आपका 1760 में जो वांडीवास का युद्ध होगा उसमें निर्णायक रूप से पराजित हो जाएंगे। और जो प्रथम मैसूर युद्ध है इसमें क्या होता है, तो प्रथम मैसूर युद्ध जिसमें हैदर अली से इनका सामना होता है, और इस युद्ध में जो है अंग्रेजों की पराजय हो जाती है। तो इसमें जो आप सही आंसर है वो आपका होगा सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की। इसमें 4 ऑप्शन दिया है, क्लाइव, डुप्ले, अल्बुकर्क और वारेन हेस्टिंग्स। तो अगर हम एक एक लाइन में अगर सबके बारे में देख रहे हैं तो क्लाइव जो है जो बंगाल का पहला गवर्नर था, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है, क्योंकि यह ना होता तो जो है प्लासी का युद्ध जीतना जो है अंग्रेजों के लिए बहुत ही कठिन था। और इसकी महत्ता को आप समझ सकते हैं कि जब बक्सर का युद्ध समाप्त हुआ तो क्लाइव को स्पेशली भारत भेजा गया था कि ताकि जो संधि है मुगल सम्राट के साथ या जाउद्दौला के साथ उसको इम्प्लीमेंट उसको कैसे करना है, इसके लिए क्लाइव को भारत भेजा गया था। अब इसकी एक खासियत है कि ये एज ए क्लर्क जो है वो ब्रिटिश सेना में भर्ती हुआ था और गवर्नर तक गया था। लेकिन जैसा कि जो क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति जो किसने आरंभ की, तो वो क्लाइव नहीं था। दूसरा बात आता है डुप्ले, जो कि एक फ्रांसीसी गवर्नर था। फ्रांसीसी बहुत में सबसे महान जो गवर्नर माना जाता है वो डुप्ले को ही माना जाता है, और ये इसी ने जो है सहायक संधि को स्टार्ट किया। सहायक संधि जो आगे चलकर वेलेजली जो है जिसको इम्प्लीमेंट करेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। तो सहायक संधि के माध्यम से जो है इसने भारतीय राजाओं के झगड़ों में जो है नीति प्रारंभ की। अगर इसको हम देख सकते हैं, जिसको हम हैदराबाद और कर्नाटक के मामले में देख सकते हैं कि डुप्ले ने सीधे उसमें हस्तक्षेप किया था। ठीक है, तो इंटरनल मामले में जो हस्तक्षेप जो शुरू किया था वह डुप्ले ने किया था। अल्बुकर्क जो कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो था, और वारेन हेस्टिंग्स जिसके समय में रेगुलेटिंग एक्ट आया था जो ब्रिटिश सरकार संसद द्वारा पारित पहला एक्ट माना जाता है, और इसी के तहत जो है इसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। इसलिए बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन हो गया, वारेन हेस्टिंग्स हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी। इसमें पूछा जा रहा है कि फ्रांसीसी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वह किसके शासनकाल में स्थापित हुई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी लुई 14वां के द्वारा में। लुई 14वां जो कि सबसे महानतम फ्रांसीसी शासकों में से एक माना जाता है। इसकी महानता मतलब इनके अगर पॉपुलैरिटी को देखें या इनकी महानता को देखें तो जैसे नेपोलियन बोनापार्ट है जो कि सबसे महानतम
फ्रांसीसी शासक माना जाता है। तो नेपोलियन ने भी लुई 14वां से अपना संबंध दिखाया। वो बोलता था कि लुई 14वां जो है उसके मौन अंकल है, ठीक है। तो यानी कि ब्रिटिश जो आपका लुई 14वां है वह फ्रांसीसी शासकों में बहुत ही सम्मानित प्रतिष्ठित व्यक्ति है। तो इन्हीं के समय में जो है 1664 में जो है इन्हीं के एक मंत्री थे कॉलबर्ट, उनके द्वारा जो है फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना की गई। और फिर यह जो फ्रांसीसी कंपनी है इसी के द्वारा जो है 1668 में सूरत में पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना की जाएगी फ्रैंक कैरो के द्वारा। तो ये जो सारी घटनाएं हैं वो आपका फ्रांसीसी कंपनी के द्वारा। और एक बात और ध्यान रखेंगे, क्या ब्रिटिश और जो फ्रांसीसी हैं ये भी सबसे पहले कहाँ पे आए थे? तो ये भी सबसे पहले सूरत ही पहुंचे थे। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पे हमको सुमेलित करना है और इसमें दिया हुआ है कि कौन जो किस जगह पे जो है किस देश के लोगों का अधिकार था। जैसे पांडिचेरी जो है उस पर किसका कब्जा था? तो पांडिचेरी अगर हम देखें तो पांडिचेरी पे हमें हमेशा दिखाई देता है कि पांडिचेरी जो है उस पर जो अधिकार था वो आपका अंग्रेजों का था। 1954 में जो है अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों ने जो है भारत को जो है पांडिचेरी सौंप दिया था, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं जो गोवा है, गोवा पे जो अधिकार था वो आपका पुर्तगालियों का था। 1510 में जो है बीजापुर के जो सुल्तान थे यूसुफ आदिल शाह, उनको अल्बुकर्क ने पराजित करके जो है गोवा पर अधिकार कर लिया। और फिर जो है गोवा जो है 1961 में एक कार्रवाई करना पड़ा था, जिसकी उसके बाद जो है जो गोवा जो है वो भारतीय संघ में शामिल हुआ था, ठीक है। तो यानी कि ए का 2 हो गया, बी का 3 हो गया। इसी तरह से जो ट्रावनकोर है, ट्रावनकोर पे जो अधिकार था वह डेनिस का था, जबकि सद्रास इस पे जो अधिकार था वह डचों का था। तो यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका सही आंसर। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो सोरा और अफीम जो है वो आपका अंग्रेजों को प्राप्त होता था बिहार से। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका बिहार है। बिहार से ही जो है अफीम और सोरा प्राप्त करते थे। सोरा जिसका उपयोग जो है बारूद वगैरह बनाने के लिए किया जाता था। अंग्रेजी शासनकाल में अफीम उत्पादन के लिए कौन सा प्रसिद्ध था? तो अभी जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताएं। तो इसका जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में देंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 3 स्टेटमेंट दिए हैं। हमें बताना है कि कौन से अंग्रेजों की देन है, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें ये पूछा गया कि निम्न में से कौन कौन सी जो है वो अंग्रेजों की भारत की देन है। तो उसमें दिया है कि मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन करना। तो किस आधार पर करना है? मृदा के स्वरूप और उपज के गुणों के आधार पर। दूसरा हम देखते हैं युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग करना, अच्छी बात है। तीसरा देखना है कि तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। तो हमें देखना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो श्रेय है वो अंग्रेजों को जाता है। तो हम लोग देखते हैं इसमें क्या आंसर होगा। तो पहला मृदा के स्वरूप था, उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन करना है। यह काम अंग्रेजों ने भारत में नहीं किया। जैसे भारत में अगर आप देखेंगे तो भारत में अंग्रेजों की 3 नीतियां थी। जैसे अगर हम भारत का नक्शा बनाएं, ठीक है, तो आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो पंजाब का जो क्षेत्र है, यहाँ पे जो जो बंदोबस्त था या जो व्यवस्था थी, राजस्व व्यवस्था, वो थी आपकी महालवाड़ी, ठीक है। इसी तरह से बंगाल के और बिहार के जो क्षेत्र में था, बंगाल प्रेसिडेंसी का जो क्षेत्र था, वहाँ पे आपका था स्थायी बंदोबस्त। और नीचे जो दक्षिण भारत में आप जाएंगे, मद्रास प्रेसिडेंसी में जाएंगे, तो यहाँ पे जो था वो रैयतवाड़ी था, रैयतवाड़ी। अब अगर हम देखें इनके बारे में एक एक पॉइंट देखें, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि जो अस्थायी बंदोबस्त था, जिसको लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एस्टेब्लिश किया था 1793 में, और जिसे जागीरदारी, बिस्वेदारी, ठीक है, या जमींदारी प्रथा के नाम से जाना जाता है। तो यह जो अस्थायी बंदोबस्त था यह आपका बंगाल और बिहार में था। इसमें होता क्या था कि जो टैक्स होता था उसको 10/11 जो हिस्सा होता था वह जो है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के पास होता था, और 1/11 हिस्सा होता था वह आपका जमींदारों के पास होता था। और इस व्यवस्था की खासियत क्या थी कि इसमें जो लगान की जो दर होती थी, या लगान जो भूमि का जो मालिकाना हक है वह जमींदारों को 10 साल के लिए दे दिया जाता था। उसके बाद इसको फिर रिवाइज किया जाता। तो यह स्थायी बंदोबस्त था। इसी तरह से जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है, जिसको जनक जो है वो टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड माने जाते हैं, तो उन्होंने रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास में स्टैब्लिश की थी। इसमें जो कोई बीच का वर्ग नहीं था। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वह डायरेक्ट जो है किसानों से जो है लगान वसूलती थी। रैयत मतलब किसान होता है। रीजन भी था क्योंकि यह जो क्षेत्र है, इसी क्षेत्र में जो है टीपू सुल्तान और हैदर अली का शासन था, जिन्होंने जो है मध्यस्थों का बिल्कुल पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया था। इसी तरह से महालवाड़ी जो है, इसमें क्या है कि सामूहिक रूप से पूरे गांव से जो है लगान वसूला जाता था। इसको जो हार्ट मैकेंजी इसके प्रतिपादक माने जाते हैं। लेकिन इसमें जो मृदा के स्वरूप है, उपज के गुण, इसके आधार पर जो है इस तरह का विभाजन नहीं था। भारत में यह प्रथा उससे पहले से चल रही थी।
क्योंकि अगर आप शेरशाह सूरी को देखेंगे तो उनके समय में भी यह काम कर दिया गया था, उनकी रय व्यवस्था थी, ठीक है, तो वहाँ पे आपका ये सारी चीजें मिलेंगी। फिर अगर आप देखेंगे अकबर को देखेंगे तो अकबर की 10 साला प्रणाली थी जहाँ पे ये सारे काम किए जा रहे थे। उसमें जो है भूमि का मृदा के स्वरूप पे पोलज, चाचर, बंजर, ठीक है, इस तरह की भूमि का वर्गीकरण किया गया था। तो ये जो काम था वो अकबर और शेरशाह सूरी तो पहले ही कर चुके थे, तो इसका श्रेय जो है अंग्रेजों को जाता ही नहीं है। दूसरा अगर आप देखेंगे कि चलती फिरती तोपों का उपयोग, तो चलती फिरती तोपों का जो उपयोग है वह किसने किया था, तो अगर आप देखेंगे तो 1526 में आपका पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था जो बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। उस युद्ध में जो है बाबर के द्वारा चलती फिरती छोटी छोटी तोपों का प्रयोग किया गया था। तो इसलिए अगर हम कह सकते हैं कि जो चलती फिरती तोपों का उपयोग है वो तो 1526 में ही बाबर ने कर दिया था। अब पानीपत का प्रथम जो युद्ध है वो पहला युद्ध है जिसमें तोपों का प्रयोग किया गया भारत में। हालांकि बारूद के उपयोग के साक्ष्य तो दक्षिण भारत से मिलते हैं। बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के मध्य जो 1367 में युद्ध हुआ था उसमें बारूद का प्रयोग किया गया था, लेकिन तोप का उपयोग का जो पहला साक्ष्य है वो 1526 में मिलता है। तो अंग्रेजों का इसमें कोई देन नहीं। तीसरा जो तंबाकू और लाल मिर्च की जो खेती की बात की जाती है, तो तंबाकू की खेती, लाल मिर्च की खेती, यह भारत में अंग्रेजों की देन नहीं मानी जाती है, यह भारत में पुर्तगालियों की देन मानी जाती है। और यही नहीं, इसके अलावा आलू की खेती, टमाटर, ठीक है, इसके अलावा प्रिंटिंग प्रेस, ये सारी किसकी देन है, ये पुर्तगालियों की देन मानी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर जो 19 है इसका जो सही जो आंसर होगा वो आपका डी होगा, क्योंकि इसमें से कोई भी जो है वो अंग्रेजों की देन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की, कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। तो कुल मिला के ये कहने का जो यह किसने कहा था, इसमें आप साफ तो स्टेटमेंट से लग रहा है कि कंपनी अपने आप में ही गड़बड़ है और चूंकि व्यवस्था ही गड़बड़ है तो इसलिए जो है सब कुछ सही है। तो यह जो काम, यह स्टेटमेंट है, यह आपका जीबी मैकाले, जो लॉर्ड मैकाले हैं जिनके नाम से हम जानते हैं, जो 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था जिसमें एक विधि सदस्य की बात की गई थी जिसके तहत इनको लॉ मेंबर बनाया गया था। और भारत के पहले लॉ कमीशन जो स्वतंत्र भारत से पहले बना था, यानी कि आज़ादी से पहले जो लॉ कमीशन बना था उसके पहले अध्यक्ष भी आपके यही हैं। और साथ में अगर आप देखेंगे तो जो इंडियन पीनल कोड है, आईपीसी है, वह उसका जो भी का ड्राफ्ट वगैरह जो भी है वो इन्होंने ही तैयार किया था। भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा है उसके जो जनक है वो लॉर्ड मैकाले को ही माना जाता है। देखिए, अंग्रेजी शिक्षा के जनक लॉर्ड मैकाले को माना जाता है, लेकिन जो आधुनिक शिक्षा है उसका जनक इनको नहीं माना जाता। आधुनिक शिक्षा का जनक चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है, लेकिन जो अंग्रेजी शिक्षा है उसका जनक जो है लॉर्ड मैकाले को माना जाता है। तो इन्होंने स्टेटमेंट दिया था, कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 हुआ जिसका आंसर आपका मैकाले। तो इस तरह से जो हमारे जो आज का सेशन था जिसमें हमने विदेशी कंपनियों से के आगमन से संबंधित क्वेश्चन को देखे वो खत्म हो गया। अगली बार जो है हम कुछ और क्वेश्चन के साथ, नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।